बोला है उसमें लिखा है डिफाइन द वेरिएबल टू मैनेज द एम्प्लॉय डिटेल। डिफाइन द वेरिएबल्स टू मैनेज द एम्प्लॉय डिटेल, मतलब जो एक एम्प्लॉय होता है उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपको उसे डिफाइन करना है। अब आप उसे डिफाइन कैसे करोगे, तो अच्छे से ध्यान देना। आपको यहाँ पर डेवलपर कंसोल जब आप ओपन करते हो, देखो प्रोग्रामिंग में आपका जो प्रोफाइल नेम जहाँ लिखा रहता उसमें जाके आप डेवलपर कंसोल को ओपन करना। डेवलपर कंसोल आपने जैसे ही ओपन किए, आपकी कॉन्फ़िगरेशन लोड हो जाने के बाद आप फाइल में जाओगे, न्यू पे जाके आप एक एपेक्स क्लास डिज़ाइन करोगे। अब एपेक्स क्लास का नाम कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 1 करके एपेक्स क्लास का नाम डाल रहा हूँ। तो मैंने क्लास का नाम डालते समय अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मास्टर ने इधर कैपिटल लेटर पहले लिखा, स्मॉल लिखा तो क्या होगा, तो वैसा भी कोई टेंशन नहीं। फिर से मैं एपेक्स फाइल में गया, न्यू पे गया, एपेक्स क्लास हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन इस बार क्लास का नाम डालते समय मैंने स्मॉल में लिखा, एग्जाम्पल 2। डन। सो आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो आप क्लास हमेशा जब भी आप बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास का नेम पूछा जाएगा, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खुद आपका सेल्सफोर्स बना के देगा। अब स्ट्रक्चर बोले तो क्या, तो उसने जो लिखा हुआ है एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक क्लास, और बाकी आपने तो सिर्फ क्लास का नाम उसको दिया था, तो ये पूरा स्ट्रक्चर वो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के साथ में सारा कुछ आपको बना के देगा। क्लियर। सो इस तरीके से सेल्सफोर्स में क्लासेस बनाए जाते हैं। क्या नेविगेशन बताया मैंने, फाइल में जाके न्यू पे जाके एपेक्स क्लास आपने बनाना है। जैसे एपेक्स क्लास पे क्लिक करोगे आपको सिर्फ क्लास का नाम डाल के ओके बटन पे क्लिक करना होता है। अब जैसे कि मेरे असाइनमेंट में मैंने जो यूज़ केस दिया है उसमें लिखा है आपको एक एम्प्लॉय डिटेल्स को मैनेज करना है। क्या करना है, आपको एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आपको डालना है। तो आप कैसे एंटर करोगे, तो आपने फाइल में जाना, न्यू पे जाना, एपेक्स क्लास आप डिज़ाइन करोगे। मैं यहाँ पर क्लास का नेम दे रहा हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स, इस नाम से मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से। लिखते समय क्लास का नेम स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बीच में स्पेस मत देना। अगर स्पेस दे दिए तो वो आपका क्लास बनेगा नहीं, है ना। तो विदाउट स्पेसिंग आप सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर दो, आपका क्लास बन के रेडी हो जाएगा। अब एम्प्लॉय की कौन कौन सी डिटेल्स रहती हैं, जैसे कि अगर आपका एम्प्लॉय लेते हो तो एम्प्लॉय का नाम रहेगा, जिसके लिए आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करके उसका नेम लिखोगे। डन। अब उसके बाद में उस एम्प्लॉय का एड्रेस भी रहेगा, वो जहाँ पर रहता है, तो अगेन मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करके उसका एड्रेस लिखा। अब उस एम्प्लॉय का एज भी रह सकता है, तो इंटीजर में मैंने उसका एज नाम से वेरिएबल भी ले लिया। डन। इतना होने के बाद उस एम्प्लॉय का कोड भी रह सकता है, जो कि इंटीजर में उसका कोड दे दिया। उस एम्प्लॉय को जो भी कोड अलॉट किया होगा उसके ऑफिस वालों ने, वो अगेन उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, जिसके लिए आप डेट नाम से डेटा टाइप लोगे और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐसा करके लिख दोगे। अब आपको लिखते समय वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेसिंग नहीं देना, इसलिए मैं अटैच फॉर्म में लिखा। उसके बाद में और क्या रह सकता है कि उसका टाइमिंग रह सकता है, तो टाइम नाम से डेटा टाइप है ना। आपका टाइम पीरियड कि वो जो एम्प्लॉय है उसने कंपनी कब ज्वाइन किया और कब वो छोड़ रहा है, तो उसका टाइम पीरियड भी हो सकता है, बराबर। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज़ करके आपने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया, बट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले आपने इतना चीज़ याद रखना कि अगर आपका क्लास पब्लिक है, अगर आपका क्लास पब्लिक है तो उसके अंदर रहने वाला हर एक वेरिएबल को आप पब्लिक ही रखोगे, विदाउट पब्लिक आपका काम नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं हर बार जो मेरा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, देन बाद में ही वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। समझ में आया, क्लियर हुआ एम्प्लॉय की डिटेल्स कैसे। अब किसी को यहाँ पर एक तकलीफ होगी कि सर आपने यहाँ पर जो नेम एंटर करे हो वो स्ट्रिंग में एंटर करें, एड्रेस भी स्ट्रिंग में है, तो ये दोनों चीज़ अलग अलग लाइन में क्यों लिखे। तो अगर किसी को ये दोनों चीज़ एक लाइन में लिखने की इच्छा है तो वो ऐसा भी लिख सकता है, नेम के बाजू में वो एड्रेस भी लिख सकता है, उसके बाजू में फ़ोन नंबर डालना है तब भी लिख सकता है, ईमेल आईडी डालना है तो ऐसा भी लिख सकता है। तो आप एक सिंगल लाइन में डिक्लेयर करो वेरिएबल या अलग अलग लाइन में डिक्लेयर करो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी पैसे तो सेल्सफोर्स मांगेगा नहीं, लाइन बढ़ गई तो, बराबर। सो ये आपका पहला यूज़ केस है जिसे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। अब आप बोलोगे कि सर इसको रन करे क्या, तो रन वगैरह कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको मेरा मेन पर्पस था कि क्लास कैसे बनता है वो चीज़ आपको बताओ। सो मैंने फाइल में जाके क्लास कैसे बनता है वो चीज़ बता दिया। क्लास बनने के बाद अगर आपका क्लास पब्लिक में है तो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, तो उसके अंदर आने वाले सारे मेंबर वेरिएबल को भी आप पब्लिक में ही डिक्लेयर करोगे। क्लियर। सो ये आपकी यूज़ केसेस हैं जिसको आपको परफॉर्म करना है। जिसमें सेकंड यूज़ केस दिया है प्रोजेक्ट डिटेल्स डालना है। देन नेक्स्ट यूज़ केस पेशेंट डिटेल, तो पेशेंट का नाम, पेशेंट का मोबाइल नंबर, पेशेंट का एड्रेस, ईमेल आईडी,
पेशेंट का एनुअल रेवेन्यू, जो जो डालना होगा वो आप एंटर कर सकते हो वेरिएबल। क्लियर? तो ये सारे असाइनमेंट आप लोगों के लिए। अब आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा कि आप ऐसा डेवलपर कंसोल ओपन करेंगे, जैसा मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है इस टाइप से आप प्रोग्राम लिखोगे, इसका फोटो निकाल के मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे अपने स्काइप के ग्रुप पे। अब ये तो सिर्फ एक प्रोग्राम हो गया, ऐसे आपको कितनी यूज केसेस सॉल्व करना है? टोटल 7 यूज केसेस सॉल्व करना है। जमेगा? सभी को जम जाएगा इतना? कोई रन नहीं करना है, कोई हाँ कुछ सर। नहीं करना है, सिर्फ क्लास में जाके आपको मेंबर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। डन? उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटर। अच्छे से ध्यान देना। ऑपरेटर इज नथिंग बट अ सिंबल विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। तो जो आप अलग अलग ऑपरेंड्स प्रोवाइड करोगे उनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो करेगा ऑपरेटर। अब ऑपरेटर ढेर अलग अलग टाइप्स के हैं, आपने सी पढ़े, C++ पढ़े, जावा पढ़ लिया आपने, है ना? तो आपने ढेर सारे ऑपरेटर तब भी पढ़े, आज भी पढ़ोगे। सिमिलर टाइप्स के ही ऑपरेटर हैं बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहला ऑपरेटर है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसे आप लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर भी बोल सकते हो। तो जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, और साथ में मॉड भी आता है। बट सेल्सफोर्स में आपने मॉड अभी तक के इस टाइप से यूज़ किए होंगे, बट सेल्सफोर्स में आप इस टाइप से मॉड ऑपरेटर को यूज़ करोगे। हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले, सारे ऑपरेशंस हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखने वाले हैं। कोई भी चीज़ यहाँ थेरोटिकल वे में आपको मिलेगा नहीं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन फिलहाल आपने याद रखना, कितने ऑपरेटर हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड, इतने आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर इज नथिंग बट द कंपैरेटिव ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कौन कौन से? तो लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, और एक इक्वल्स नाम से ऑपरेटर है सेल्सफोर्स के एपेक्स प्रोग्रामिंग में, जिसे आप लोग यूज़ करोगे। अब यहाँ पर लड़कों को तकलीफ कहाँ रहती है? जितने भी इंजीनियर्स बाहर निकलते हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आता है, उनका एक रीज़न ये भी रहता है कि वो कैंडिडेट को लेस दैन मतलब कौन सा सिंबल और ग्रेटर दैन मतलब कौन सा सिंबल, यही चीज़ उसको पता नहीं रहता। तो अगर ऐसा कन्फ्यूजन आपके माइंड में भी है तो उसको क्लियर कर दो। लेस दैन मतलब ये सिंबल है, ठीक है, और ये तुम्हारा ग्रेटर दैन सिंबल। इसके अगर बीच में अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो बराबर याद रखो। अब याद कैसे रखना है वो तुम डिसाइड करो, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कंडीशन देने की बारी आएगी तो ऑपरेटर बराबर यूज़ करना। अगर ऑपरेटर में कुछ गड़बड़ होगी तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके पास टोटल 3 ऑपरेटर है, पहला लॉजिकल एंड, दूसरा और एंड तीसरा नॉट। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मतलब एडिशन, नॉट मतलब इन्वर्जन। तो अगर दो से ज़्यादा कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशन अगर आपको एक ही प्रोग्राम में लिखना है, तो जिसके लिए आप मर्ज करने के लिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ऑपरेटर अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसके वर्ड में उसका मीनिंग लिखा हुआ है। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करना। सो इंक्रीज कैसे करोगे? सो आपके पास प्लस प्लस एक ऑपरेटर है जिसके जरिए आप इंक्रीज कर सकते हो वैल्यू 1 से। जैसे कि यहाँ पर एक कस्टमर एज दिया है 29, और इस 29 को अगर मैंने बोल दिया कि आपको इसको 30 बनाना है, तो आप कैसे करोगे? कस्टमर एज के बाजू में प्लस प्लस लिख दो, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा वैल्यू और वो आपका आउटपुट आएगा 30 में। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, ये अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तरीका, तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, कस्टमर एज इक्वल्स टू कस्टमर एज प्लस 1। मतलब जो कस्टमर एज है वो है 29, 29 प्लस 1 आंसर इक्वल्स टू 30 ही देगा। क्लियर? अगर आपको डिक्रीज करना है, मैंने अगर बोल दिया कि ये 29 से 28 करो, तो आप लिखते समय कस्टमर एज माइनस माइनस लिख दो, तो जो वैल्यू है 29 वो 28 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको वैसा नहीं लिखना है तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, सिर्फ जहाँ पर मैंने प्लस का सिंबल दिया है वहाँ पर आप माइनस माइनस का सिंबल दे दोगे, आपका आउटपुट वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ माइनस करूँगा, सो मेरा आउटपुट आ जाएगा 28। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ऑपरेटर अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका इक्वल्स टू। असाइनमेंट ऑपरेटर काम क्या करता है? अगर मैंने लिखा हुआ है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू ऐड करके वो सी वेरिएबल में असाइन करने का काम करेगा। तो इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके ऐसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, ये भी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में ही आते हैं। अब इन असाइनमेंट ऑपरेटर को आप यूज़ कैसे करोगे? एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपको समझा के दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डेटा टाइप लिया है इंटीजर, जिसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हो बैलेंस अमाउंट इक्वल्स टू 20,000। अब अगर मैंने आपको बोल दिया कि इस बैलेंस अमाउंट को 4,000 ऐड करके बढ़ा दो, तो आप 4,000 ऐड कैसे करोगे?
सो आप लिखते समय ऐसा भी लिख सकते हो, या तो आपको अगर ऐसा नहीं लिखना है तो प्लस इक्वल्स टू 4000 लिख दीजिए। क्या लिखोगे आप? बैलेंस अमाउंट प्लस इक्वल्स टू 4000, मतलब जो आपका बैलेंस अमाउंट 20,000 था उसमें प्लस ऐड होके वो अमाउंट जो है वो 4000 ऐड होके आपको 24 मिलेगा। अगर आप माइनस इक्वल्स टू लिखते हो तो इस 24 में से 8000 को माइनस करके आपको मिलेगा 16000। फिर 16000 मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 2 करते हो तो 16 टू जा 32,000 आपको आंसर मिलेगा। फिर डिवाइड बाय इक्वल्स टू 4 करते हो तो इस 32 को डिवाइड बाय करके आपको आंसर मिलेगा 8000। समझ में आया? तो हमने टोटल कितने ऑपरेटर पढ़े? पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड आता है। दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर। उसके बाद में फिर मैंने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताया, और लास्ट में हम लोग ने अपना असाइनमेंट ऑपरेटर देखे। साथ में हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी देखे थे, लॉजिकल एंड और एंड नॉट। क्लियर हुआ? सो ये ऑपरेटर आपको पढ़ना है, ये थेरी सेशन में आएगा, ये आपको चीज़ें पढ़ना है तभी जाके आपको सब कुछ समझेगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने यूज केस की तरफ। तो सबसे पहला यूज केस आउटपुट स्टेटमेंट। सेल्सफोर्स में अगर आपको आउटपुट स्टेटमेंट को देखना है कि आउटपुट स्टेटमेंट कौन सा यूज़ करते हैं, सो हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज आपने अगर पढ़े होगे सो आपने वहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ किया होगा। आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़े होगे तो वहाँ पर आपने सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करा होगा, बराबर। और अगर आपने जावा पढ़े होगे सो जावा में आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसा पूरा लिखते हो आप लोग। ठीक है, एंड देन उसके अंदर में जो भी वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है वो लिखा जाता है। बट एपेक्स प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई चीज़ डिस्प्ले करना है तो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट है जिसका यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो। अब इसे हम लोग देखते हैं परफॉर्म करके। सो इसे परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर फाइल में जाके क्लास नहीं बनाऊंगा, एनोनिमस विंडो आप ओपन करोगे। क्या ओपन करोगे आप? अपने प्रोग्राम अगर आपको परफॉर्म करना है, ऐसे प्रोग्राम की जिसमें आपको क्लास बनाने की गरज नहीं पड़ रही है, ऐसे टाइप के जितने भी प्रोग्राम रहेंगे उन सारे प्रोग्राम को आप अपने एनोनिमस विंडो पे परफॉर्म करोगे। एनोनिमस विंडो को परफॉर्म करने के लिए आपके पास शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल ई। क्या प्रेस करोगे आप? कंट्रोल ई, जिससे आपका एनोनिमस विंडो खुलेगा। इस एनोनिमस विंडो को खुलने के बाद आप अपना कोड लिखिए। मैं पहला यूज केस आपको दिया, राइट एन अपेक्स कोड टू डिस्प्ले वेलकम मैसेज। मैंने यहाँ पर लिखा कि राइट एन अपेक्स कोड टू डिस्प्ले वेलकम मैसेज। आपको इस मैसेज को डिस्प्ले करना अपने स्क्रीन के ऊपर। कैसे करोगे? सिंपली आप यहाँ पर सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट लिखना, डॉट दे के डी लिख दोगे, एंटर मारना, सिस्टम डॉट डीबग, और पूरा स्ट्रक्चर बना के मिल जाएगा। आपको कुछ मैनुअली लिखना नहीं है, आपको सिर्फ आपका जो मैसेज है वेलकम वो इसके अंदर आपको फिट करना है। तो ये रहा मेरा वेलकम मैसेज। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सो ओपन लॉग वाला जो चेक बॉक्स है उस पर आप पहले चेक मार्क लगाओगे, एग्जीक्यूट बटन पे आपने क्लिक करना। एग्जीक्यूट बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपका सेंडिंग रिक्वेस्ट हो जाएगा। सेंडिंग रिक्वेस्ट हो जाने के बाद आप यहाँ पर जब आओगे तो आपको मिलेगा डीबग ओनली वाला एक चेक बॉक्स। इस डीबग ओनली वाले चेक बॉक्स पे आप चेक मार्क लगाओगे। चेक मार्क लगाने के बाद आपको अपना आउटपुट मिल जाएगा वेलकम। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे आप कोड को एग्जीक्यूट करोगे? अगेन मेरे पास, मैं सेकंड यूज केस परफॉर्म कर रहा हूँ। अब सेकंड यूज केस परफॉर्म करने के लिए मुझे कंट्रोल ई से अपना एनोनिमस विंडो ओपन करना है। एनोनिमस विंडो ओपन करने के बाद में फॉर एग्जांपल अभी जैसा मैंने वेलकम मैसेज डिस्प्ले करा है, किसी को अगर लग रहा है कि सर मैं सिस्टम पूरा कैपिटल में लिखता, आपने जो स्मॉल लिखे हैं डॉट दे के डीबग मेथड को कॉल करते और इसमें लिखते एपेक्स प्रोग्रामिंग, आपने इसमें इस टाइप से एक मैसेज लिख दिया और आपको कुछ एरर नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बोला है कि एपेक्स इज अ नॉट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप सिस्टम कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, कैसा भी लिखो, उससे कोई लेन देन नहीं है। एग्जीक्यूट बटन पे हमने फिर से क्लिक कर दिए, सेंडिंग रिक्वेस्ट हो जाएगा। डीबग ओनली पे फिर से चेक मार्क लगाएंगे तो जो प्रीवियस वाला आउटपुट था वो भी दिखेगा वेलकम, और सेकंड वाला था वो भी दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि सर मुझे सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग देखना है, तो आपके लिए दो तरीके कि आपको अगर सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग आउटपुट देखना है तो आप या तो पहले वाला कोड डिलीट कर लो देन एग्जीक्यूट करो, या तो आपको सेकंड वाला ही यूज केस का आउटपुट देखना है तो इसे आप सिलेक्ट करो। यहाँ आपके पास एक बटन दिखेगा एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, आपने एग्जीक्यूट हाईलाइटेड बटन पे क्लिक किया।
डीबग ओनली पे अगर चेक मार्क लगा के देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड लाइन का ही आउटपुट दिखेगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ सेकंड लाइन को ही एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट हाईलाइट पे क्लिक किया था। समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? इतना स्टेप क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? हाँ सर। चलो, सो हमारा नेक्स्ट यूज केस, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू राइट द एपेक्स कोड। सो आप जो एपेक्स कोड अब जो मैंने एनोनिमस विंडो पे आपको लिख के दिखाया, उस कोड को लिखने के कितने तरीके हैं? तो सबसे पहला, बाय यूजिंग एनोनिमस विंडो, जो कि कंट्रोल ई से मैं ओपन करके अभी आपको बताया। सेकंड तरीका है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नेविगेशन, तो स्टैंडर्ड नेविगेशन के जरिए भी आप कोड लिख सकते हो। थर्ड है आपका बाय यूजिंग डेवलपर कंसोल, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। डेवलपर कंसोल ओपन हुआ था अपना, एंड देन इसमें फाइल में जाके न्यू पे जाके क्लास बनाया था और मैं कोड टाइप करता था। उसके बाद जो चौथा तरीका है वो है आपका बाय यूजिंग यूआरएल फॉर्मेट। तो ये चार अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से हम लोग दो यूज़ करते हैं। एक एनोनिमस विंडो, जो कि अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं, दूसरा बाय यूजिंग डेवलपर कंसोल। ठीक है, अब आपके